चले भाई, हम लोग बात कर रहे थे यार, टाइम पे आया कर ना, बाहर गप्पे लगाता है बैठकर। नमाज पढ़ने गया था। चलें जी, पिछली क्लास में हमने बात की है और मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी के बारे में, कुछ बेसिक बातें मैंने बताई थी। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि सर कंपनी एक्चुअली एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम एक नेचुरल पर्सन है, यानी कंपनी को चलाने के लिए आपको एक नेचुरल पर्सन का होना ज़रूरी है। यानी कि सर कंपनी में जो हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन का क्या हो सकता है? शेयर होल्डर हो सकता है। याद आ रही है बात कि भैया एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है, लेकिन सर याद रख लें कि सर कभी भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सही है। फिर मैंने आप लोगों को सर कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, और सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या बताइए भाई? सेपरेट लीगल स्टेटस। सर सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि कंपनी का एक अपना अलग स्टेटस है, कंपनी एक अपनी अलग एंटिटी है, लेकिन सर क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को हम एक अलग एंटिटी कंसीडर करते हैं या नहीं करते? सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप को हम एक अलग एंटिटी कंसीडर नहीं करते, लेकिन सर हम कंपनी को एक अलग एंटिटी कंसीडर करते हैं। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि सर यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी, इन दोनों के बीच में एक वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, इनके बीच में एक पर्दा होता है। यानी ये लोग अलग हैं, कंपनी एक अलग है और इसकी मैनेजमेंट अलग है। सर इट मींस सर कंपनी को हम कहते हैं कि कंपनी एक इंसान है, तो इसको हम इंसान क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान क्या कर सकता है? हम नेचुरल पर्सन, सर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सर क्या मैं केस कर सकता हूं? कर सकता हूं। सर क्या कंपनी केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जब ये सारे काम जो मैं कर सकता हूं वो कंपनी भी कर सकती है, तो इसका मतलब एकदम ना डर का माहौल हो रहा है, मेरे लिए डर लग रहा है। मैंने बोला बंदा बदमाशी नहीं कर ले, इसलिए इसका बटन बंद कर दिया मैंने। सही है ना? तो थोड़ा खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए ना, मेरे को अपना ये सी लगे यार, सही जगह है। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने भूल गया ना, देखा कितना प्रेशर था। अब बताओ और क्या बताएं इसके बाद? नहीं, फिर मैंने आपको बताया कि सर कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी की ओनरशिप दोनों अलग अलग है। जो लोग कंपनी को ओन कर रहे हैं वो कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन हो भी सकता है कि जो ओन कर रहे हैं वही मैनेज भी करते हो। तो इसका मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे का एक रोल हो, एक बंदे के मल्टीपल रोल्स भी हो, मल्टीपल फंक्शंस हो। जैसे कि सर मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम एक शेयर होल्डर को सैलरी देते हैं, तो इसका मतलब हम उस शेयर होल्डर को शेयर होल्डर की कैपेसिटी में सैलरी नहीं देते, हम उस शेयर होल्डर को उसके डायरेक्टर होने की कैपेसिटी के अंदर जो है वो हम सैलरी पे कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ? फिर इसी तरह मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसे हम कहते थे परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि सर कंपनी क्या होती है? कंपनी हयात चलती जाती है, कंपनी इतनी आसानी से बंद नहीं होती। यानी एक नेचुरल पर्सन की उम्र कितनी होगी? 60 साल 70 साल है। कंपनी की उम्र जो है वो 500 साल भी होती है, 1000 साल भी होती है। मतलब इतनी पुरानी पुरानी कंपनीज होती हैं। इसका मतलब कंपनी के को किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो इसका फाउंडर मेंबर भी है, फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है? जिसने कंपनी शुरू की है, इसको हम कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं? कंपनी जिसने शुरू की होती है सर, उस शख्स को हम क्या कहते हैं? उन शख्स को हम कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी जिसने शुरू की होती है उस शख्स को हम क्या कहते हैं? उस शख्स को हम कहते हैं प्रोमोटर्स। समझ रहे बात? जिसने कंपनी शुरू की है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोमोटर्स। सर ये जो हमारे प्रोमोटर्स हैं ये कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो बियर किए हुए होते हैं। स्टार्ट के जितने भी एक्सपेंसेस, जितनी भी चीजें, वो लोग आपके प्रोमोटर्स हैं।
सही है। अब सर आज की बात, सर शेयर्स क्या है? शेयर्स कहते हैं हिस्से को, कंपनी के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शेयर्स। सही है। मैं कहता हूं कि कंपनी के अब 100 हिस्से बना दें। अब कंपनी के क्या करें? 100 हिस्से बना दें। वो 100 हिस्से जो है ना, इट इज कंसिडर्ड एज 100 शेयर्स। 100 शेयर, यस और नो? समझते हैं जरा। सर जो भी बंदा कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो पर्सन क्या कहलाता है? वो शेयर होल्डर या मेंबर कहलाता है। सर शेयर्स को समझने के लिए ये बात समझ लेते हैं। हुआ ऐसा कि मैं गरीब घर का बच्चा, मैं गया पिज्जा हट पे। जब मैं वहां पे गया तो मैंने इनसे पूछा कि सर पिज्जा कितने का है? तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार ये कोई 5,000 रुपए का है। अब मैंने कहा यार 5,000 रुपए का मैं खरीद भी नहीं सकता और मैं खा भी नहीं सकता, है ना? तो मैंने कहा यार इसका मतलब अपन कभी खरीद नहीं पाएंगे। तो हुआ ऐसा कि मैं डिसहार्ट होकर बाहर जाने लगा। जब मैं बाहर जाने लगा ना तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने कहा सर आप इतना अफसरदा होकर क्यों जा रहे हैं यहाँ से? आप सेटिस्फाई नहीं है हमारी यहाँ की चीज़ों से? मैं कहा नहीं उसका कोई मसला नहीं, लेकिन ये है बहुत महंगा यार। तो इन्होंने कहा कि फिर क्या करें? मैंने कहा सर मैं तो ये कभी भी नहीं खरीद सकूँगा। अब आप सोचें ये पिज्जा अगर जब आप 5,000 का पूरा बेचेंगे तो शायद मेजॉरिटी ऑफ अवाम ना खरीद सके, लेकिन सर अगर मैं इसके देखना, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं और मैं कहूं भैया आप 5,000 का नहीं खरीद सकते, एक काम कर दूं। मैंने बोला कर दो। बोला भाई 100 रुपए का खरीद लेगा? मैंने कहा खरीद लूंगा। बोला खरीद फिर। मैंने बोला मेरे को दे दे दो खरीद लिए मैंने। इसका मतलब ये काम किया था यूनाइटेड किंग ने। पिज्जा जो है वो एक एक पीस बेचना शुरू किया। अब इतना बड़ा पिज्जा जिसके घर में कोई नहीं खाता, बच्चे मम्मी डैडी हैं और मम्मी पापा देसी, तो उनके घरों में मम्मी पापा नहीं खाते, खाली बच्चे खाते हैं। अब बच्चे खाते, बच्चा इतना बड़ा पिज्जा खाएंगे नहीं, तो इस वजह से एक छोटा सा पीसेस बेचना स्टार्ट किया। वहां से इनका पिज्जा क्या होता था, स्पीड में बिकना शुरू हो जाता था। आता था बिक जाता था, आता था बिक जाता था। तो ये ज्यादा आसान नहीं था। रादर देन पूरा बेचने की कोशिश करें, इससे अच्छा क्या था हम एक एक बेचें। कंपनी ने भी यही किया। कंपनी ने भी कहा कि यार मेरी जो कंपनी है वो इतने बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। मैंने बोला खरीद तो तू नस्लों में नहीं सकेगा बेटा, बिलियन डॉलर्स की कंपनी। तू हार्दिक पांड्या तो है नहीं कि तू ये खरीद ले। मैंने कहा नहीं अपन नहीं खरीद सकते। अब जब मैंने ये सोच लिया, बोला भैया अपन नहीं खरीद सकते, तो कंपनी के जो डायरेक्टर से कंपनी जो थी उसको ये ख्याल आया कि यार क्यों ना हम इसके हिस्से बना दें कि भाई तू कितना खरीद सकता है। बोला भाई मैं तो कंपनी के इतने इतने बिलियन का 0.001% खरीद सकता हूं। बोला इतना खरीद सकता है? मैंने कहा हाँ। बोला खरीद। फिर इससे पूछा, बोला कितना खरीद सकता है? बोला मैं 1% तुम्हारी कंपनी का खरीद सकता हूं। बोला खरीद लो। तो जब हमने इस तरह से बेचना शुरू किया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल शेयर्स में, तो कंपनी के शेयर्स बिकने शुरू हो गए और कंपनी के पास उसके अगेंस्ट में पैसा आना शुरू हो गया।
समझ आ रही बात कि शेयर्स हैं क्या? शेयर्स एक्चुअली पूरी कंपनी के कुछ पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये समझ लें ये पूरी कंपनी है, ये कंपनी पूरी एक साथ कोई भी नहीं खरीद सकता। कोई भी बंदा कंपनी के बीओडीज, क्या बोला मैंने, ये जो कंपनी के जो बीओडीज हैं सर, इनको पैसा कोई भी नहीं देगा एक साथ इतना बिलियन रुपीस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने छोटे छोटे शेयर्स कर दिए और कहा भैया एक साथ नहीं दे सकते, तुम सब मिला के कुछ ना कुछ तो खरीद सकते हो। बोला तुम सब मिला के खरीद लो। तो फिर लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कंपनी के शेयर्स क्या करते गए, एक्वायर करते गए, कंपनी के शेयर्स खरीदते गए। तो सर कंपनी के शेयर्स हैं क्या? कंपनी के शेयर्स जो है सर, ये जितने भी शेयर्स जो भी बंदा खरीद रहा है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। और सर ये खरीद के इसको मिलता क्या है, यानी शेयर होल्डर ने तो कंपनी को दिया पैसा, शेयर होल्डर ने तो कंपनी को दिया पैसा। सर शेयर होल्डर को क्या मिला, शेयर होल्डर को मिला शेयर सर्टिफिकेट। शेयर होल्डर को क्या मिला है, शेयर्स सर्टिफिकेट मिला। हर बंदे को उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सर इसको क्या मिला है, इसको मिला है इसके अगेंस्ट में शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिला, शेयर सर्टिफिकेट। अब सर शेयर सर्टिफिकेट किस बात की अलामत है, ये एक्चुअली एक किस्म का सबूत है कि तुम कंपनी के ओनर हो, तुम कंपनी के मेंबर हो, तुमने कंपनी को चलाने के लिए इतना इतना पैसा दिया हुआ है। बात समझ आई या नहीं? लेकिन शाबाश, लिखो लिखो लिखो। भाई तो ऐसे ही ले तो ऐसे भी मतलब कुछ तो मेरे हाथ पे लिख ले दिल बना दे अपना, ले तीर भी बना साथ में यार, ये कुछ तो मतलब। क्या नाम है तेरा? हाँ अच्छा ऐसे बना देना, यूं दिल बना दे, यूं दिल बना, लिख S.S ऐसे मतलब। एक मेरा है ना क्या तू मेरी शक्ल देखने को आया है यार, इतने पैसे खाली शक्ल के मेरी, कौन सा कोई नरगिस फकरी यार, तू शक्ल के इतने पैसे देने आया यार। सही है भाई, अमीरी है लोगों में। समझे या नहीं? तो इसका मतलब कि सर शेयर्स एक्चुअली क्या है, हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं शेयर्स, स्मॉलर पार्ट्स में। इसका फायदा क्या है, मैक्सिमम लोग आपके शेयर्स खरीद सकते हैं। यस और नो? सर क्या हर शेयर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, याद रख लें, हर शेयर की जो वैल्यू होती है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है या जो पार वैल्यू होती है या जो फेस वैल्यू होती है, क्या बोलते हैं इसको, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। सर ये कितनी होती है, ये मेजॉरिटी हर शेयर्स की 10 रुपीज होती है, हर शेयर्स की। सर क्या शेयर्स की ये जो प्राइस होती है, क्या सर ये कम ज्यादा भी होती है? बिल्कुल होती है। शेयर्स की प्राइस कम ज्यादा भी होती है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं उसे हम, मार्केट वैल्यू। इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकती है और इसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। किससे किससे, पार वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? 10 होती है मेजॉरिटी, नहीं वो मार्केट वैल्यू है। ठीक है सर, ये जो हमारे शेयर्स होते हैं, क्या हमारी कंपनी के कितने शेयर्स हैं? सर ऐसा थोड़ी जितने मर्जी चाहे हिस्से कर दो,
ये जो हिस्से जो हम कर रहे हैं अपनी कंपनी के, सर क्या ये अप्रूव्ड होंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये प्री अप्रूव्ड होंगे। अब आप सोचेंगे कि सर ये अप्रूवल ली किससे जा रही है? हाँ या ना? आप सोच रहे होंगे ना, बोले ये अप्रूवल किससे ली जा रही है? सर ये अप्रूवल ली जा रही है रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार ये कौन है? जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करता है। जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करता है वो कौन कहलाता है? वो आपका रजिस्ट्रार कहलाता है। कौन कहलाता है वो बंदा? वो बंदा आपका रजिस्ट्रार कहलाता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार से और एसईसीपी से रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रार और एसईसीपी के काम, फंक्शन, चीजें पता नहीं है। एसईसीपी क्या है? एसईसीपी क्या है? सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब आप बोलोगे भाई एस में क्या फर्क है? भाई एस से कितना फर्क आ गया? खाली एक एस से कितना फर्क आया जिंदगी में? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? देखिए, सिक्योरिटी का मतलब है कोई चीज किसी शख्स के पास एज अ जमानत के तौर पे रखवाना, किसी के पास गिरवी रखवाना, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? किसी के पास कोई चीज गिरवी रखवाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। उसे हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। और सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सर आपके शेयर्स, आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये प्री अप्रूव्ड होंगे। क्या होंगे ये? प्री अप्रूव। प्री अप्रूव का मतलब कि पहले इन शेयर्स की अप्रूवल होगी। पहले इन शेयर्स की अप्रूवल होगी। किसके पास से? रजिस्ट्रार से या एसईसीपी से। पहले अप्रूवल होगी, फिर इसके बाद आपके शेयर्स मार्केट में आएंगे। यानी कि सर यहां पर प्री अप्रूव्ड का मतलब आप ये तो नहीं कह रहे कि सर हमें हमारे शेयर्स का, हमें ये पता होगा कि हमारी कंपनी कितने शेयर्स के लिए ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं? व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर्स मींस? ऑथराइज्ड शेयर्स का मतलब होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की इजाजत है। यानी कि आपकी कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है, इसकी आपको इजाजत लेनी पड़ती है। इसे हम कहते हैं ये प्री अप्रूव्ड है। अप्रूवल लेनी पड़ती है पहले कि मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एलिजिबल हूं, मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता हूं। मैं जब इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करूंगा तो उसके बदले में मैं सामने वाले शख्स से इतने इतने पैसे लूंगा। किससे पैसे ले रहा हूं? मैं शेयर होल्डर से पैसे ले रहा हूं। बात समझ आ रही है या नहीं? तो ऑथराइज का मतलब क्या है कि आपके पास इख्तियार कितने शेयर्स इशू करने का है मार्केट में। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा, सर ये इख्तियार मिलता कैसे है? हर सवाल को अभी दिमाग में नहीं लाना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी, प्री अप्रूव्ड का मतलब होता है कि आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। जितने शेयर्स की आपको अप्रूवल मिलती है वो आपके ऑथराइज शेयर्स होते हैं। जितनी अप्रूवल मिली इसका मतलब इतना आपके पास शेयर्स बेचने का इख्तियार है। उससे ज्यादा कि आप शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते। चाहिए है ना? अब सर नहीं लिख रहे क्यों? तो दिल पे लिख लिया यार, लिखने यार।
क्या करें, अभी बच्चों को पता नहीं है। आइडिया नहीं हो रहा बच्चों को। अच्छा भाई, तो भाई फिर हमें पता ये लगा कि सर प्री अप्रूव्ड का मतलब है कि आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब आपको अप्रूवल मिलती है तो आपको पता लगता है कि कितने शेयर्स आप मार्केट में इशू कर सकते हैं। आई बात समझ? अब सर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। फर्ज कर लो मैंने यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लिए, मैंने बाइको के शेयर्स खरीद लिए, मैंने पाकिस्तान स्टील मिल्स के खरीद लिए, मुगल स्टील्स के खरीद लिए, मुगल स्टील्स के खरीद लिए, सबके खरीद लिए मैंने। अब सवाल ये, शेयर्स खरीद क्यों रहे हो? शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? बस वेरी गुड। कौन था ये? कैपिटल गेन होगा और क्या होगा? डिविडेंड होगा और इक्विटी मिलेगी कंपनी को। मैं क्यों खरीद रहा हूँ? कंपनी को छोड़, हाँ कंपनी की, और कोई इन्वेस्टमेंट है वो अपने प्रॉफिट में बांटेंगे, डिविडेंड है, बुढ़ापे में काम आएगी। हो सकता है जो है वो भी चला जाए। यहाँ फिर नहीं बोलना मेरे को आपने बताया नहीं था। इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है भाई, तो कौन है? सैलानी वेलफेयर है। क्यों करना भाई? चलो वेरी गुड। अब सुनते हैं सर कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है? शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ताकि कंपनी क्या करेगी? कैपिटल आ रहा है, और उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? कल बताया था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब सर जब कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी उस पैसे का क्या करेगा? कंपनी को ग्रो करेगा, कंपनी को एक्सपेंड करेंगे। कंपनी आपसे पैसा क्यों लेती है? ताकि वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सके, अपनी कंपनी को ग्रो करवा सके। यस और नो? लेकिन सर सवाल यह है कि मैं शेयर्स क्यों खरीदता हूं? सवाल यह है कि मैं शेयर्स क्यों खरीदता हूं? यानी एक आम बंदा, आपके मेरे जैसा बंदा कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद रहा है? लेकिन अपने पास क्यों खरीद रहे हैं? सर कंपनी के शेयर्स खरीद के मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? कंपनी के शेयर्स खरीद के भाई मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? सबसे पहला आपको मिलेगा डिविडेंड। वेरी गुड, आपको मिलेगा डिविडेंड। दूसरा आपको मिलेगा कैपिटल गेन। अब ये क्या है? डिविडेंड बताया था कल बताया तो नहीं था ना, खाली नाम लिखवाया था। पहले जरा डिविडेंड के बारे में सुन लें आज, क्योंकि बार बार जब आप डिविडेंड के बारे में सुनेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए आज के डिविडेंड होता क्या है। देखो, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, मैंने कंपनी को पैसा दिया है। जब मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं तो सर होगा ये कि कंपनी मेरे पैसों से प्रॉफिट्स कमाएगी। जब कंपनी मेरे पैसों से प्रॉफिट्स कमाएगी तो क्या कंपनी को नहीं होगा कि यार वो मुझे भी कुछ उस प्रॉफिट में शेयर दे, उस प्रॉफिट में से कुछ मुझे भी बांट दे? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिविडेंड। फर्ज कर लो एक शॉप है, ये इतनी बड़ी शॉप है, लेकिन ये इतना पोर्शन जो है ना वो शॉप का गुड्स वुड्स ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इतना खाली है। मैंने कहा भाई ये शॉप इतनी भरी हुई इतनी खाली क्यों रखी है? बोला पैसे ही नहीं है। मैंने कहा भाई अगर आपको पैसे मैं दूं और ये दुकान आपकी भर जाए, आपकी दुकान भर जाए, सर ये दुकान के अंदर मैंने फ़र्ज़ कर लें आपके पास इन्वेस्टमेंट दी 10 लाख रुपए की, मैंने आपको
मजीद 20 लाख रुपए दिए। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर यहां पर जो मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए हैं, सर ये 20 लाख रुपए से आपकी सेल्स बढ़ी होगी, आपका रेवेन्यू ज्यादा हुआ होगा, हाँ या ना? आपकी जब सेल्स बढ़ेगी तो सर ऑब्वियस बात है आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी पहले आपका प्रॉफिट समझ लेते हैं कि आपका प्रॉफिट था, फर्ज कर लेते हैं कोई 1 लाख रुपए। अब मेरी वजह से आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2.5 लाख रुपीस। सर आपको जो मेरे पैसों से या मेरी वजह से या हमारे पैसों की वजह से जो पैसा एक्स्ट्रा मिला, क्या उसमें मेरा हक बनता नहीं है कि आप मुझे शेयर करो, आप मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करो? तो आप जो मेरे साथ जो अपने प्रॉफिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे? बात समझ आ रही है या नहीं? डिविडेंड क्या है कि आप हमारे पैसों से प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो उस प्रॉफिट में से हमें बांटो, वो जो आप बांट रहे हो वो डिविडेंड है। आगे बात समझ, लिखो लिखो लिखो, शाबाश। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी फिक्स्ड लाइक नंबर्स। बोल इसमें है ही सही। बात समझ आ रही है? डिविडेंड क्या है? आप हमारे पैसों से फल रहे हैं ना, तो भाई हमें पैसा बांटो। जब आप हमारे पैसों से जी रहे हैं तो हमें उसके बदले में पैसा बांटे भी आप। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे हम? डिविडेंड। अब सर एक और चीज, कैपिटल गेन क्या है फिर? कैपिटल गेन देखो भाई, यहां देखना प्लीज, अब सिर्फ यहां देखना है। मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने इस 20 लाख रुपए के बदले में मुझे दे दी एक सर्टिफिकेट। आपने क्या दे दिया मुझे? 20 लाख रुपए के बदले में एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा कि सर मैंने आपकी बिजनेस के कितना शेयर एक्वायर किया है, मैंने आपके बिजनेस का कितना शेयर एक्वायर किया है, इस पे लिखा हुआ होगा। किस पे? शेयर सर्टिफिकेट पे। शेयर सर्टिफिकेट मैंने खरीदी कितने की? कितने की? 20 लाख रुपए की। ये एग्जांपल को समझ रहे हैं सिर्फ। मैंने कितने की खरीदी? 20 लाख रुपए की। सर ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये मार्केट में ट्रेड हो रही है। ये सर्टिफिकेट मार्केट में क्या हो रही है? ट्रेड। जब ये सर्टिफिकेट मार्केट में ट्रेड होगी तो सर अब दो किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। या तो इस शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाएगी या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो मैंने जो पैसा लगाया है, जानी सुनना अभी सुननी है पहले बात, लिखने का दूंगा टाइम। मैंने जो पैसा लगाया है वो एक्चुअली मैं कौन हूं? ऑनर। शेयर होल्डर कौन होता है? ऑनर होता है कंपनी का। यार मैंने जो पैसा लगाया मैं ऑनर हूं। ऑनर ने जब पैसा लगाया उसे हम कहते हैं कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। सर ये कैपिटल, मैंने जो कैपिटल लगाया था वो कैपिटल बढ़ा है या कम हुआ है? ज्यादा हुआ है या कम? अगर ज्यादा हुआ है तो इसे मैं क्या कहता हूं? कैपिटल गेन। और अगर ये कम हुआ है तो इसे मैं क्या कहता हूं? कैपिटल लॉस। हो सकता है ट्रेड करने में ये सर्टिफिकेट 20 लाख से कम की बिके, हो सकता है 20 लाख से ज्यादा की बिके। ये एग्जांपल समझ आ रही है? एग्जांपल समझ आ रही है? तो फिर मैं आपको कंपनी के शेयर्स में लेके जाऊंगा। दो बातें, एक फायदा मुझे कहां से मिल रहा है? जो मैंने डायरेक्टली इनको पैसा दिया, इनको पैसा दिया, मैंने इनको पैसा दिया, इनके प्रॉफिट्स बढ़े,
ये अपने प्रॉफिट में से जो मुझे बांट रहे हैं, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दी, अब वो सर्टिफिकेट यहां तो बढ़ेगी, यहां सर्टिफिकेट की वैल्यू अगर बढ़ गई, अगर सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ गई तो वहां से मुझे अलग बेनिफिट होगा, और अगर हमारे पैसों से इनको प्रॉफिट हुआ तो यहां से मुझे अलग बेनिफिट होगा। यानी एक शेयर होल्डर चाहता क्या है, डिविडेंड भी चाहता है और कैपिटल गेन भी चाहता है। इसका मतलब कि वो कंपनी को पहले एनालाइज करता होगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर मुझे पैसा लगाना चाहिए। यस और नो? ये अपने अब्बा के पास गए, बोला आपको मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस करना है। अब अब्बा ने देखा, बोला यार बच्चा हमारा सीए कर रहा है और सीए में अच्छी प्रोग्रेस है, पेपर भी पास कर रहा है, पीआरसी भी निकाला इसने, और ये कमिटमेंट का बहुत पक्का है, इसमें लगा सकते हैं। क्या देखा आपने इसकी पास्ट परफॉर्मेंस, एनालाइज किया इसकी पास्ट परफॉर्मेंस, बोला है कैसा, कमिटमेंट का कैसा है, दोस्तों के पैसे वैसे तो नहीं खाए हुआ, दोस्तों के खाए हुए तो अपना भी खा लेगा, खाया हुआ है ना, दे दिए, हाँ हाथ के हाथ देख, हो रहा है ना फैसला। अब फर्ज करो मैं अपने अब्बा के, मैंने बोला पापा पैसे चाहिए, बोला कितने हैं, मैंने बोला 20 लाख रुपए। पापा क्या बोले, वो जो मम्मी से तूने 20,000 दिए थे वो तो दे पहले वापस, अब तक वो नहीं दिए, तो क्या पापा मेरे को देंगे? नहीं देंगे। इसका मतलब कि सर हर बंदे को मांग के पैसा नहीं मिलता, तो हर कंपनी को भी पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी, उस कंपनी को आप पैसा देते हैं जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, सर जिसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी हो, जिसके डायरेक्टर्स अच्छे हो। समझ आ रही बात? अब एक दुकान के ऊपर मैं पैसा कब लगाऊंगा, जब ये हाजी साहब को ना मैं सही से जानता हूंगा, वरना तो मैं किसी दुकान पे जाके 20 लाख रुपए लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हाजी साहब को जानता हूँ, हाजी साहब ये मेरे 20 लाख खाएंगे। गॉट माय पॉइंट? डिविडेंड में और कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस में फर्क समझ आ रहा है? तो हर शेयर होल्डर क्या चाहता है कि मुझे क्या मिले, डिविडेंड, मुझे क्या मिले, डिविडेंड, और मुझे क्या मिले, कैपिटल गेन। सर कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन कोई भी बंदा ये चाहता, लिखो अपने पास, अभी तो मैंने ट्रेडिंग के बारे में तो बताऊंगा ना कि ट्रेडिंग सर्टिफिकेट होते क्या है, कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं। अगर ट्रेडिंग कर दूं सर्टिफिकेट तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सोचो ना यार कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? सर हम एग्जाम में सीटों के वर्जन कैसे डिस्कस करता हूँ, ये डोंट वरी कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेक्चर के लिहाज से कुछ है सवाल तो पूछे ना यार, अच्छे सवाल पूछे, मजबूत है भाई। सर मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड की हुई है, फिक्स्ड की हुई है। जितना कंपनी के शेयर की वैल्यू कम होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, और जितनी वैल्यू आप ज़्यादा रखेंगे उतने आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होना कम हो जाएंगे। तो इस वजह से इसकी वैल्यू ये भी प्री अप्रूव्ड होता है। अभी हम मालूम करेंगे रजिस्ट्रार, एससीसीपी, 4 क्लासेस गुजरेंगी तो हम ये यहाँ तक, मैं कहना 4-5 क्लासेस के बाद आपकी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ अच्छा ये कंपनी है। अभी तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो बज़ाहिर तो आपको दिख रही है, लेकिन आपको पता नहीं था कि इंसान की मानिंद है। क्या एक मेंबर पे कंपनी हो सकती है? 2 पर 50, 5,000, 25,000, 1 करोड़,
हो सकती है भाई, अनलिमिटेड। मतलब एक मेंबर भी हो सकता है कंपनी का। हम पढ़ेंगे सारी कंपनीज के बारे में। अच्छा भाई, कैपिटल गेन और डिविडेंड, इनमें फर्क है यार। अब सुनो यार, एक बार हुआ ऐसा, एक कंपनी है मुगल स्टील। मुगल स्टील्स एक कंपनी है। मुगल स्टील कंपनी ने अपने मार्केट में शेयर्स इशू किए। क्या इशू किए? शेयर्स। वो शेयर्स हमने खरीद लिए। मेरे पास क्या आ गया? मैंने खरीदा, मेरे पास क्या आया? शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी के पास क्या चला गया? पैसा। वो जो पैसा जो कंपनी के पास गया, कंपनी उस पैसे से प्रॉफिट कमाएगी। कंपनी उस प्रॉफिट में मुझे देगी, देगी या नहीं? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सर, क्या हर कंपनी हर बार अपने प्रॉफिट पे डिविडेंड बांटेगा या नहीं बांटेगा? वेरी गुड सर, इट डिपेंड्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बार बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे यार बांटना क्यों नहीं चाहते? साला प्रॉफिट हुआ, हमारे पैसों से कमा रहे हो, हमें नहीं बांट रहे, है ना? आ रहा है ना दिमाग में? सर, अगर कोई कंपनी वो बताएगी, रीजनिंग बताएगी कि हम क्यों नहीं बांट रहे, कंपनी रीजनिंग बताएगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर होल्डर्स को बताएंगे। कब बताएंगे? जर्नल मीटिंग। कब बताएंगे? जर्नल मीटिंग में। अब मैं सर, एनुअल जर्नल मीटिंग, बच्चे ने सही बोला, सही बोला है। जर्नल मीटिंग के अंदर बहुत सारी शेयर होल्डर्स की मीटिंग आती है। तो आसान अल्फाज क्या, अभी आप जर्नल मीटिंग बोलो, फिर मैं आपको बताऊंगा जर्नल मीटिंग में क्या क्या आता है। सर, ये सारी बातें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट है, लेकिन हम बांट नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं। कहां बता रहे हैं? जर्नल मीटिंग में। कहां बता रहे हैं? जर्नल मीटिंग में। सर, ये जो बातें ये जर्नल मीटिंग में बता रहे हैं कि हम इस बार बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, ये कहां बता रहे हैं ये लोग? जर्नल मीटिंग में। तो इसका मतलब शेयर होल्डर के पास एक और राइट आ गया। वो क्या? कि वो जर्नल मीटिंग के अंदर क्या कर सकता है? जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। शेयर होल्डर जर्नल मीटिंग में क्या कर सकता है? जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? शेयर होल्डर। समझे या नहीं? एक और बात लिखो कि शेयर होल्डर के पास एक और राइट क्या है कि वो जर्नल मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सर, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, इलेक्शन करना है, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है। यार, मेरा पैसा है, मेरे पैसों से आ रहे हैं बंदे, मैं ऑनर हूं, है भाई? मुझसे पूछोगे नहीं पूछोगे? पूछेंगे यार। अब फर्ज कर लो ये मेरा भाई जो है ये एज ए डायरेक्टर इलेक्शन में आया है भाई, ये भाई डायरेक्टर के लिए इलेक्शन में आए हैं। यार, मेरे पास एक और राइट है, मैं क्या कर सकता हूं? उस मीटिंग में आके मैं वोट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं वोटिंग कर सकता हूं। ये भी शेयर होल्डर के पास पावर्स हैं। पावर्स पता लग रही है कि सर मैं शेयर्स क्यों खरीद रहा हूं? भैया, तुम्हें इतनी पावर्स दे रहा है, इतने राइट्स दे रहा है, तो एक राइट क्या है मेरे पास? एक राइट क्या है? मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। मेरे पैसों से कमा रहे हो ना, मुझे बांटो। अगर नहीं बांटेंगे, रीजनिंग बताएंगे। कहां बताएंगे? जर्नल मीटिंग में। क्या वो जर्नल मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या मैं वोटिंग कर सकता हूं? ये भी कर सकता हूं। ये भी मेरे पास पावर्स हैं। यस और नो? सर,
अगर किसी बंदे का साल के दौरान 50 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर है, हाँ वेरी गुड ना, अभी आ रहा हूँ। दोनों के वोट नहीं ना, नहीं होंगे ना यार जानू, अभी बताऊंगा ना, भूखा नहीं मरने दूंगा। हाँ सुने भाई, अभी वही बता रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि यार ये जो सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, कौन सा सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट। सर ये जो शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ है, सर ये शेयर सर्टिफिकेट की क्या फिजिकल प्रेजेंस होती है या डिजिटल? दोनों। ज्यादातर ये कहां पर होती हैं? डिजिटल। ज्यादातर ये सर्टिफिकेट्स कहां पे ट्रेड हो रही हैं? डिजिटली ट्रेड हो रही हैं। कहां हो रही हैं? डिजिटली ट्रेड हो रही हैं। कहां पे हो रही हैं? PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कहां पे हो रही हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग वो शेयर्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। सर फिजिकली वो शेयर्स रखे हुए कहां हैं? वेरी गुड। सर मेरे पास अगर शेयर्स नहीं है, भाई मेरा शेयर मेरे पास नहीं है, तो किसके पास है? वो CDC के पास है। फिजिकली सुना, फिजिकली वो शेयर्स किसके पास रखे हुए हैं? CDC के पास। CDC क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। फिजिकली मेरे पास मेरा शेयर नहीं है, मेरा शेयर डिजिटली दिख रहा है, तो है किसके पास? CDC के पास। CDC क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सर मेरे पैसे मेरे पास नहीं है, किसके पास है? बैंक। फर्ज करो कंपनी से हट गए, भाई मेरा पैसा, मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा है, भाई पैसा है कहां? मैं कह रहा हूं मेरे पास नहीं है, तो तेरा शेयर, तेरे पैसे फिजिकली कहीं तो होंगे ना, वो कहां है? बैंक में। सर मेरे पास शेयर्स हैं, कहां है? मेरे पास नहीं है, तो कहां है? CDC में। मेरे शेयर्स मेरे पास नहीं है तो कहां पर हैं? CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में। समझ आ रही बात? समझ आई बात? क्या मैंने कब बोला? वो उनके पास, कंपनी के पास सेंट्रल डिपॉजिटरी, सेंट्रलाइज सब शेयर होल्डर्स के शेयर्स उसके पास रखे हुए हैं। CDC के पास तमाम शेयर होल्डर्स के शेयर्स रखे हुए हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अब सर फिजिकली रखे हुए वहां हैं, लेकिन इनकी ट्रेडिंग कौन देख रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। कौन देख रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। तो सर वो जो शेयर्स हैं, कल वो 20 रुपए का था, जब मैंने खरीदा था वो कितने का था? 20 रुपए का। आज वो 21 रुपए का हो गया है, तो क्या मुझे प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का? अगर मैं बेच दूंगा तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट। वो जो 1 रुपए का प्रॉफिट है, दैट इज कैपिटल गेन। हाँ या ना? सर मैंने अभी बेचा नहीं है, शेयर्स की वैल्यू हो गई 24 रुपए की। समझना, ये सारी आप इंडेक्स बनाओगे, कल मैंने आपको बताया था ना, आप ग्लॉसरी बनाएंगे जाकर। सर मैंने शेयर्स अभी बेचे नहीं है, शेयर्स 24 रुपए का हो गया, क्या मुझे गेन हो गया है? क्या मुझे प्रॉफिट हो गया है? अबे ये अनरियलाइज गेन है, अभी रियलाइज्ड नहीं हुआ। अभी मुझे पैसा मिला, अभी मुझे प्रॉफिट मिला नहीं है। बेच दोगे और 4 रुपए कमा लोगे तो प्रॉफिट है। मैंने बेचा थोड़ी देर बाद 22 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए का। 20 रुपए का तो शेयर था, हाँ या ना? 20 रुपए मैंने कंपनी को दिए थे, कंपनी ने मेरे पैसों से जो कमाया उससे वो मुझे क्या देगा? क्या देगा भाई? डिविडेंड। और जो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मुझे, वो क्या है? दैट इज कैपिटल गेन। सर 20 रुपए का शेयर है, सर 17 में बिका है, सर बेच के मैं जिंदगी की जान छोड़ दी यार। 3 रुपए का कैपिटल लॉस है। बात समझ आ रही है? सर अगर मैंने लिख रहे हो ना,
अगर मैंने शेयर्स बेच दिए क्या अब मुझे डिविडेंड मिलेगा? अब डिविडेंड नहीं मिलेगा भाई। शेयर जो खरीदा था तुमने, वो शेयर अगर तुमने बेच दिया तो अब तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? अब सर पहले ये लिख लें सुकून से, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। नहीं जानू क्या है, मुझसे पूछो। कंपनी की अगर हमने शेयर बेचा नहीं है लेकिन शेयर की वैल्यू अगर वही है, हाँ तो कोई फायदा नहीं है ना, अनरियलाइज्ड गेन है। इनकी बात समझे? ये कह रहे हैं भाई अगर शेयर की वैल्यू 23 रुपए की है और मैंने बेचा नहीं, अपने पास रखा है, तो क्या वो मेरा प्रॉफिट है? नहीं। और भाई मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, एक बंदा मुझे बोला भाई एक काम कर यार, ये 4 लाख में दे देना, मैं नहीं बेच रहा। 2 साल बाद अगर ये 2 लाख का बिकता है तो मेरा प्रॉफिट हुआ है। वो जो 2 लाख का मैं उसको प्रॉफिट थोड़ी काउंट करूंगा भाई, मेरे पास आया थोड़ी, अब तक रियलाइज नहीं हुआ। ये कहलाता है अनरियलाइज्ड गेन। नहीं समझे? मैंने गडाप पे एक प्रॉपर्टी खरीदी, और वो प्रॉपर्टी मैंने ये मेरे भाई से खरीदी। क्या नाम है? वकास भाई से खरीदी। मैंने कहा वकास भाई ये वाली प्रॉपर्टी दिलवा दी भाई। कितने के? 80 लाख रुपए की। अब दिलवाने के 3 हफ्ते बाद आए मेरे पास, बोला सर आपके तो नसीब अलग है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला सर 99 लाख रुपए की हो गई प्रॉपर्टी। मैंने बोला 19 लाख रुपए का? बोला हाँ सर अब ट्रीट दो। मैंने बोला भाई अभी बेची थोड़ी है। बोला सर ट्रीट दो, फायदा हो गया आपको, ये समझो। मैंने इनको 20,000 रुपए का खाना खिला दिया। अच्छा बेची नहीं अब तक, ली कितने की? 80 लाख रुपए की खरीदी। 2 हफ्ते और गुजरे, फिर से आया मेरे पास, बोला सर वो जो आपने 80 लाख वाली प्रॉपर्टी नहीं ली थी? मैंने बोला हाँ। बोले सर वो हो गई 65 की, 65 की। अब आप सोचें मैं क्या करूं? अब मैं इससे पैसे लूं कि जो पैसे जो तूने ट्रीट के खाए वो दे? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब कि जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता तब तक आप उसको प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते। प्रॉफिट कब? जब रियलाइज होगा तब आप उसको कंसिडर करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ गई है। एंट्री तो बेटा अकाउंटिंग में बनेगी ना जानू, एंट्री में तेरे को सिखाऊं? ज़ाहिर एंट्री बनती है, लेकिन अपन अभी क्यों डिस्कस करें, अपना काम नहीं है। सही है भाई? जानी सुनिएगा। अब जरा बात सुनो सर, और कौन से राइट्स हैं? सर मैं जब चाहूं शेयर्स को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता, ये भी मेरे पास पावर्स हैं। लेकिन अपने पास राइट टू सेल। सर क्या मैं शेयर्स किसी की शादी में गिफ्ट कर दूं? हैं? गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। सर मैं मर जाऊं, बच्चों को बांट दें। इसका मतलब इनहेरिटेंस भी हो सकती है। ये सारे राइट्स किसके लिए अटैच्ड हैं? किसके साथ अटैच्ड हैं? शेयर्स के साथ। बात समझे या नहीं? अब ना ये मेरे भाई का एक सवाल, उससे मेरा भी एक सवाल आप लोगों से। इनका सवाल ये था कि सर एक बंदे के पास 20 शेयर्स हैं, एक के पास 30 शेयर्स हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? वोट दोनों के बराबर होंगे? सवाल समझ आएगा नहीं? बहुत छोटी सी मिसाल दी ना। एक काम करते हैं, सर इसके पास 20 शेयर्स हैं, इसके पास 5 लाख शेयर्स हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। इसका मतलब सर कंपनी के अंदर दोनों का स्टेक अलग अलग है। कंपनी के अंदर दोनों का स्टेक, दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है।
सर इसके वोट्स, अब सवाल घूमेगा, जाने यहां देखना है सर, इसके वोट और इसके वोट दोनों सेम होंगे? डिपेंड्स। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, जब हम मुझसे सवाल करते हैं ना फिर मुझे बहुत आगे की बात बतानी पड़ती है, मैं मकसद से हट जाता हूं। अब डिपेंड्स क्या सर, अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है, शो ऑफ हैंड से, तो फिर इसके पास भी एक वोट, इसके पास भी एक वोट। और अगर ये वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के थ्रू नहीं है और ये बैलेटिंग के थ्रू है, तो फिर इसके पास जितने शेयर्स उतने इसके पास वोटिंग राइट्स, उतने इसके पास वोटिंग पावर्स। इसके पास कितने शेयर्स हैं? 20। तो इसके पास वोटिंग पावर्स कितनी? 20। इसके पास शेयर्स कितने? 5 लाख। तो इसके पास वोटिंग पावर कितनी? इसके पास शेयर 10 लाख। तो इसके पास वोटिंग पावर कितनी? 10 लाख। इससे एक बात क्या पता लगी, सारे शेयर होल्डर्स बराबर नहीं होते, शेयर होल्डर्स बराबर नहीं होते। कैसे पता लगा ये बराबर नहीं है? इनके वोटिंग पावर से। जिसके पास वोटिंग पावर ज्यादा वो शेयर्स उसके पास ज्यादा है, जिसके पास शेयर ज्यादा उसके पास वोटिंग पावर्स भी ज्यादा। सही है सर? कंपनी की रिस्ट्रिक्शन रख सकती है कि जिसके बाद अपने मिनिमम तो वही आ सकता? नहीं, समझे या नहीं? हाँ है ना? एक सवाल पूछूं सर, शेयर होल्डर सारे बराबर नहीं है? यार सोचो ना, किसी के लाख रुपए लगे हैं तो किसी के 25 लाख रुपए लगे हैं, क्या दोनों बराबर हैं कंपनी के अंदर? हो ही नहीं सकते, बराबर नहीं है। अब सर ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये शो ऑफ हैंड्स वाला और बैलेटिंग वाला कब होगा? ये राज आगे का आगे ही रहने दो, अभी पढ़ते नहीं है इसमें, खाली ये सवाल था इसलिए बता दिए बस। अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये पहले चैप्टर में इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है कि मैं पढ़ा पढ़ा के थक जाऊंगा पहले चैप्टर को। इसके बाद चैप्टर निकलेंगे यूं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं कर देता ना, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। जब तक आपको कंपनी ना बता दो ना, कंपनी क्या है, कंपनी का फंक्शन क्या है, कंपनी का रोल क्या है, कंपनी करती क्या है, तब तक मजा नहीं आ सकता, जी नहीं सकते। सही है? चलो सुने जरा। तो इसका मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर्स बराबर नहीं है। सर के सारे डायरेक्टर्स बराबर हैं? ये अच्छा, मेरा एक सवाल, कुछ लोगों ने बोला हाँ, कुछ ने बोला ना। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो बराबर हैं? ओके। और कितने लोग कह रहे हैं सर डायरेक्टर्स बराबर नहीं है, अलग अलग? अच्छा, किस लिहाज से ऐसा कह रहे हैं? डायरेक्टर्स की पोस्ट। अच्छा, क्या बोला? वोट के हिसाब से। तो इसका मतलब डायरेक्टर्स को कितने कितने वोट होंगे? हर डायरेक्टर का एक वोट। भाई जो बंदा डायरेक्टर है बोला भाई ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहां तो तुम हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो आपको अपर या लोअर पे कैसे रखा गया? आपकी वोटिंग पावर से। शेयर होल्डर्स को उनकी वोटिंग पावर की वजह से देखा गया, तो डायरेक्टर को कैसे देखा जाएगा? उनकी वोटिंग पावर से। और हर डायरेक्टर के पास वोटिंग पावर कितनी है? एक। तो डायरेक्टर सारे बराबर हैं।
लेकिन शेयर होल्डर सारे बराबर नहीं है। जिसकी जितनी वोटिंग पावर्स वो उतना पावरफुल। समझ आई बात या नहीं? यस और नो? पहला सवाल तो ये कि सीईओ है कौन? थोड़ा सा रुक जाते हैं, पूरा चैप्टर है पता है आपको। वेरी गुड क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर में जाएंगे, डायरेक्टर की जिंदगी में घुस जाएंगे। इतना लंबा चैप्टर है, वो खत्म ही नहीं होगा। इनका सवाल ये है कि सर डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स हो सकते हैं? नहीं, अगर उसके पास शेयर्स हैं तो उसकी शेयर्स हैं तो यहाँ रुक, 1 मिनट रोक देता हूं आपके सवाल। सर डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है? पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है। कब नहीं है चैप्टर में जाएंगे बताऊंगा कि कब कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर ना हो तब भी डायरेक्टर बन सकता है। वैसे डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है। जी आपका सवाल। हाँ जी, अगर वो शेयर होल्डर है तो फिर उसकी वोटिंग पावर जो है वो शेयर होल्डर वाली होगी। लेकिन इसका मतलब हर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं होगा। वो आपको मैंने बताया ना, एक्सेप्शंस हैं। जब हम उन एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। है ना? हमारा मसला है, हम कभी आप लोगों ने वो ट्रेडिंग वगैरह सीखी है? ट्रेडिंग ये नहीं करते लोग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और गोल्ड की ट्रेडिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग। तो हम क्या चाहते हैं, बोला सर सीख गया, करूं, कल से करूं। वो भाई हौसला तो रख, हाँ हौसला रखो, सीखो सीखो सीखो, आपको सब पता लग जाएगा। खाली थोड़ा सा इंतजार है ना। सही है भाई? चलो अब भाई, भैया भैया प्लीज पूछना है कुछ, आगे बताऊं। अब सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनकॉर्पोरेट मतलब बनाने के लिए। जब कंपनी पैदा होगी तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हैं, आप पैदा हुए थे, एक सर्टिफिकेट मिला था, बोला भैया ये आ गया है, अब बर्बाद तुम्हारी। घर वालों को बोला, बोला बेटा आप गए तुम लोग। इसी तरह सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। यार अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस सर्टिफिकेट, तुम्हारा कॉमन सेंस भी मर गया है, तो उस सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे? पैदाइश सर्टिफिकेट। मैंने नहीं बोला। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सर अब कंपनी जब बन रही होगी, जब कंपनी बन रही होगी तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। सर वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? लेकिन अपने पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मैं जो वर्ड जो यूज करूंगा ना, बार बार मैं बोलूंगा MOA AOA। हाँ वालेकुम सलाम। मैं क्या बोलूंगा? MOA और AOA। ठीक है, MOA बोलूं तो आपको पता लग जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सर ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको पहले जमा करवाने पड़ेंगे। किनके पास जमा करवाने पड़ेंगे? हाँ या ना?
इनके पास पहले आप जमा करवाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जब आप ये डॉक्यूमेंट इनके पास जमा करवा लेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, ये आपके उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब सर इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसी क्या बात है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा क्या है? अगर सर जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे सुपीरियर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तमाम डॉक्यूमेंट्स में सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट कौन सा आपका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पर्चा खत्म। बहुत आज तो थक जाएगा, मालिश वाले के पास जाना पड़ेगा डायरेक्ट। कल नहीं आए थे क्यों? आज का कैसे पता लगा? सही है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ तक? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सर वो क्या है? सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या है? हमारे पास कुछ क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉजेस। क्लॉजेस मतलब रूल्स, क्लॉजेस मतलब पैराग्राफ्स। क्या होते हैं इसके अंदर? हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं या पैराग्राफ्स होते हैं। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आसान अल्फाज में अगर आप बता दें, वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है लेकिन अभी सिर्फ समझाने की हद तक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली गाइडलाइन है टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब वही जनरल पब्लिक आपके शेयर्स खरीदेगी, तो उनको हम अभी से क्या कर रहे हैं? गाइडलाइन दे रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? गाइडलाइन दे रहे होते हैं जनरल पब्लिक को। अब वो गाइडलाइन क्या होगी? गाइडलाइन ये है कि हमारे कितने शेयर्स के लिए हम ऑथराइज्ड हैं, हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करने की इजाजत है। इससे ज्यादा अगर हमने इशू किए, इससे ज्यादा अगर हमने इशू किए तो हम अपने इख्तियारात से बाहर निकल लें। भाई आपको इख्तियारात दिए हुए हैं कि आप फर्ज कर लो 5 मिलियन शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हो। क्या 5 मिलियन से ज्यादा आप इशू करोगे? कभी भी नहीं। इसका मतलब कि 5 मिलियन से ज्यादा अभी आप इशू नहीं कर सकते। ये आपने क्या कर दिया? पहले से उस डॉक्यूमेंट के अंदर गाइडलाइन दे दी। किसको? जनरल पब्लिक को, कि हम 5 लाख से ज्यादा इशू नहीं करेंगे। यस और नो? हमारा नाम ये है, यानी हमारी कंपनी का नाम ये है। ये किसमें लिखा होगा? एमओए में। आपको नाम देख के पता लग जाएगा कि ये कंपनी की कौन सी नस्ल है। नस्ल मतलब कौन सी किस्म है। पहली बार बता रहा हूं ये बात, पहली बार बता रहा हूं और मल्टीपल टाइम बताता जाऊंगा। अभी तो खाली ऐसे ही शशका कर रहा हूं। ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक है तो लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। ये आपको इसके नाम से पता लग जाएगा खाली। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नाम लिखा हुआ होगा। किसका? कंपनी का। ये नाम से है हमारी कंपनी। वो नाम देख के आप क्या पता लगा लोगे कि कंपनी क्या है? प्राइवेट, पब्लिक या एसएमसी। नाम देख के पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा? बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको यहां लिखूंगा, आप मुझे खुद बताते जाएंगे, बोला सर ये कंपनी है, बस आप बोलेंगे कंपनी है। ठीक है इंशाल्लाह। अब एमओए के बारे में कुछ पता लग रहा है? तो एमओए में हम क्या कर रहे हैं? गाइडलाइन दे रहे हैं जनरल पब्लिक को। हम क्या दे रहे हैं? गाइडलाइन दे रहे हैं। सर क्या हम ये बताएंगे कि हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल लाइन क्या है? मतलब हमारे बिजनेस की कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? ये भी किसमें लिखा हुआ होगा? एमओए में। पता लगा एक कंपनी ने अपना कोर प्रोडक्ट बताया जूते,
कर रहे हैं स्मगलिंग। तो जनरल पब्लिक को पता होगा तो जनरल पब्लिक बताएगी ना इनको कि भैया ये देखो क्या कर रहे हैं। तो जनरल पब्लिक को क्या होगा, ये इशू किया हुआ होगा, पता होगा, पब्लिश्ड होगा। कहां? वेबसाइट्स पे। यस और नो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ पता लगा? क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? क्या है? गाइडलाइन है। क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? गाइडलाइन है। किसको गाइडलाइन दे रहे हैं? जनरल पब्लिक को। कैसी गाइडलाइंस दे रहे हो? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का बिजनेस क्या है? हैं? कंपनी का कैपिटल कितना है? कंपनी की लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी अनलिमिटेड। हर कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। ये भी लिखा हुआ होगा, सर इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब कि सर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन कहां लिखी हुई होगी? उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होगी। आसान हो रही है बात? अभी मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया नहीं है कुछ, सिर्फ कुछ गाइडलाइन, क्योंकि पहला चैप्टर है ना कंपनी का, इसमें आपको कुछ ना कुछ सिर्फ बता रहा हूं। अभी एमओए के बारे में लिखा, और कौन से डॉक्यूमेंट बताया? एओए। और कौन सा बताया? ये देखिए, दो रजिस्टर में लिख रहा है, तो एक में नहीं लिख रहा, दो में क्यों लिख रहा है? अच्छा सवाल बोलो, सही है जी। कल का है, कल का सवाल आ गया था दिमाग में एकदम। अच्छा सोच क्या है? तो बस सही है, सही हो, वेरी गुड। अब हम सोच भी रही है भाई। ओए सुन ना, हाँ एओए क्या है? दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं? पहले आसान समझते हैं, बिल्कुल आसान सुनना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल आसान अल्फाज में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो है रूल्स। क्या है? रूल्स। अब आप बोलोगे भाई कौन से रूल्स हैं ये वो रूल्स हैं जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की जो मैनेजमेंट है, या कंपनी के इंटरनल अफेयर्स जो हैं उसके ऊपर जो रूल्स बने हुए हैं वो कहलाते हैं आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रूल्स किस चीज के बारे में? रिगार्डिंग दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के अंदर के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर बने हुए होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर हर चीज कंपनी की, हर चीज कहां लिखी होगी? वेरी गुड। कहां लिखी होगी? कहां लिखी होगी? वेरी गुड। अब जरा समझना, मैं आपसे कुछ सवालात पूछ रहा हूं, मैं आपसे कुछ सवालात पूछ रहा हूं। कंपनी के शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाना है। मीटिंग का प्रोसीजर कहां लिखा होगा? मैंने तो बताया नहीं, आपको पता लग गया? वेरी गुड। इंटरनल अफेयर्स हैं। जानू, कंपनी के डायरेक्टर्स का इलेक्शन करना है, कहां लिखा होगा? कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, सर एम्प्लॉइज के बारे में कहां लिखा होगा? कंपनी के ऑडिटर्स जो हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, आए नहीं है? आएंगे। ऑडिटर्स आपकी कंपनी के अंदर आएंगे, अभी आए नहीं है। सर उनकी इंफॉर्मेशन भी कहां पे लिखी हुई होगी? ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, ऑडिटर्स को क्या क्या सारी चीजें इसमें होंगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसका मतलब कि सर कंपनी के जितने भी इंटरनल रूल्स हैं, इंटरनल रूल्स वो सारे कहाँ हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हाँ या ना? चाहे वो रूल्स एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, चाहे वो रूल्स डायरेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो रूल्स शेयर होल्डर से रिलेटेड हो, कहाँ लिखे हुए होंगे? एक सवाल पूछूं सर, हमारी पेमेंट के बारे में अगर कुछ रूल्स हो, कितने टाइम में पेमेंट करनी है? कंपनी की अपनी पॉलिसी है ना, कहाँ लिखी है? सब एओए में लिखा हुआ है आपके।
इसका मतलब एओए आपकी पूरी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अफेयर्स को बता रही होती है। समझ आ रही बात या नहीं? हाँ या ना? इसे हम कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उफ भाई, अल्लाह का। एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं बता देते हैं वैसे, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपको ये वाले 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी तीसरा इन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस। सुन लें क्या होता है प्रोस्पेक्टस। ये एक और डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत आपको जब पड़ेगी जब आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने होंगे। क्या कहा मैंने? जब मुझे कंपनी के शेयर्स इशू करने होंगे तब मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोस्पेक्टस की। हाँ लिख लो, अभी बता रहा हूं तो अब लिखो फिर। नहीं वैसे भी बताऊंगा तो ना, चीजें तो बहुत है, टेंशन नहीं, टाइम बहुत है अपने पास। बारिश भी रुकी हुई है, कोई इतना वो नहीं है। कल वाली क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे कर लेना भाई, नुकसान नहीं करना अपना। सही है, चलो। प्रोस्पेक्टस बोला है, प्रोस्पेक्टस बताऊं? अभी बताया नहीं है, जरा सुनते हैं। सर मैं चाय बेचना चाहता हूँ, चाय बेचना चाहता हूँ, क्या मुझे लोगों को बताना पड़ेगा? अवेयरनेस देनी पड़ेगी, हैं? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगी ना, तभी तो लोगों को पता लगेगा। बोला भैया ये बंदा चाय बेचता है। यार मेरी कंपनी के मैं शेयर्स बेचना चाहता हूं ताकि तुम लोग आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब ये सवाल नहीं सर मैं शेयर्स क्यों खरीदूं, अभी बता दिया यार। शेयर्स खरीदने के तुम्हारे पे फायदे क्या हैं? अब आप जब मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते होंगे, आप जब मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते होंगे ना, आप क्या खरीदना चाहते होंगे? पहले मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कैसे आपको अपनी कंपनी के बारे में? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। किसके थ्रू बताऊंगा? तो प्रोस्पेक्टस आसान अल्फाज में क्या है? इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट। है ना? आसान अल्फाज में प्रोस्पेक्टस क्या है? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं ऐसी बातें लिखकर जिससे आप मेरी कंपनी से अट्रैक्ट होएं और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, यानी अपनी जेब का पैसा निकाल के मेरी कंपनी को दे दें। है ना? इसका मतलब सर हमने ये बताओगे हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं। है ना? कभी किसी प्रिंटिंग प्रेस पे गए? कोई भी मतलब फर्ज कर लें, मैं प्रिंटिंग प्रेस का ऐसे ही नाम ले लिया। प्रिंटिंग प्रेस पे आप जाएंगे ना तो आप उससे पूछेंगे भाई आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं? बोला भाई हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं, हम आपको खाली उनके बारे में बता देते हैं। जे डॉट की डिजाइनिंग हम करते हैं तो सना सफीनास की डिजाइनिंग हम करते हैं, तो इसकी ये हम करते हैं, इनके पैकेजिंग हम करते हैं। तो आप क्या बोलोगे? जब ये इनके काम कर रहे हैं तो तू कौन सा बड़ा आदमी है, तू इन्हीं से करवा ले। तो ये क्या करते हैं? ये आपको अट्रैक्शन वैसी दिखाते हैं। अब सर इसका मतलब इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग होगी या नहीं होगी? कंपनीज के ऊपर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी जो इनके प्रोस्पेक्टस को मॉनिटर करे। हाँ या ना? अब समझो ब्रोकर है। अब यार जरा समझते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं यूनिवर्सिटीज,
कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स मार्केटिंग्स करते हैं? इनकी मार्केटिंग्स कितनी सच्ची है कैसे पता लगेगा? इनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर ये मार्केटिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो मार्केटिंग सच्ची ना हो। भाई मैं खुद बोलूं लॉ पढ़ना है तो मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। आप क्या बोलोगे? फेंक रहा है। लेकिन अगर आपको मेरे स्टूडेंट आके बोले भाई लॉ पढ़ना है ना, तो वाकई में ये सही बोल रहा है। अब आपकी रिलायंस अब ज्यादा होगी या पहले ज्यादा थी? अब ज्यादा होगी। ऐसा ही है ना। इसी तरह सर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज की जो मार्केटिंग्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, सर ये प्रोस्पेक्टस अपनी मर्जी से इशू नहीं करते। ये प्रोस्पेक्टस अपनी मर्जी से इशू नहीं करते। ये प्रोस्पेक्टस के ऊपर पहले चेक एंड बैलेंस होता है, प्रॉपर चेक करता है। कौन चेक करता है? रजिस्ट्रार या एसईसीपी उसको मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, और उसके बाद जाकर ये प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू होते हैं, और आपका पैसा फिर वो अपनी जेब में लेकर आते हैं। कौन अपनी जेब में लेकर आता है? कंपनी। और जब वो कंपनी अपनी जेब में वो पैसा लेकर आएगी, तो आपके पास क्या आएगा उसके बदले? शेयर्स सर्टिफिकेट। और वो शेयर सर्टिफिकेट जब आपकी जेब में आएगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी। कौन सी दो चीजें? कौन सी मिलेंगी भाई? एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। जरूरी थोड़ी लॉस मिले। तो एक डिविडेंड और दूसरा आपको कैपिटल गेन मिलेगा। क्या और भी कुछ फायदे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या फायदा होगा? जर्नल मीटिंग में आओ, वोटिंग राइट्स है आपके पास, पार्टिसिपेशन मिल रही है, आपको इज्जत मिल रहा है, हो सकता है मेन्यू में खाना वाना भी मिलता है, ठीक है। और आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। फायदे हैं या नहीं? शेयर्स खरीदने के फायदे हैं भाई। यस और नो? इतनी सी बात समझ आती है ये? तो इसका मतलब प्रोस्पेक्टस क्या है? इज जस्ट एन इन्विटेशन या एडवर्टाइजमेंट जिसके ऊपर क्या हो रही है? मॉनिटरिंग हो रही है। ये ऐसे ही आप अपनी मर्जी से लिखकर आगे इशू नहीं कर सकते। बात समझे या नहीं? लिखो लिखो, शाबाश। ये तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन कुछ जर्नल एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी तो मिल जाना चाहिए ना यार। आवाम को चाहिए, हर फ्लेवर चाहिए। मतलब सारे फ्लेवर वो नहीं, कभी आप फ्रेंच फ्राइज वालों के पास जाते हैं ना, तो आप उसको बोलते हैं भाई सारे फ्लेवर डाल, कम कम डाल लेकिन सब डाल, मुझे सब टेस्ट करना है कि मैं गोला गंडा कैसे बनाऊं इसको। तो आपको बना के दे देता है फिर। तो ये गोला गंडा आप खा रहे हैं अभी। ये गोले गंडे को हम थोड़ा सा फिर अलाइंड करेंगे। गोला यहाँ, गंडा यहाँ, बर्फ यहाँ, स्ट्रॉ यहाँ, सब अलाइंड करेंगे अभी इसको। क्या हुआ? समझा या नहीं? क्या क्या सुना रहा है भाई? सुना नहीं, अगर कुछ सुना रहे हो तो सुना दो, कोई इतनी टेंशन नहीं है। हाँ आओ भाई आगे चलें। कंपनीज की दो टाइप्स आपको पता है? कौन कौन सी कंपनी? नहीं, अभी ये बताई कहाँ है? अभी तो ये बताया नहीं ना। अभी तो खाली ये बताया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सर एक कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या है? सर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2।
और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं आपके पास? 50। ठीक है। अब सर क्या 50 से ज्यादा हो सकते हैं? नो सर, ये 50 के अंदर शामिल कौन होता है? ये 50 के अंदर क्या एम्प्लॉयज शामिल होते हैं? शेयर होल्डर्स में और एम्प्लॉयज में फर्क है। तो एम्प्लॉयज इस 50 की गिनती में शामिल, ये मेंबर्स जो 50 के मेंबर्स हैं, ये 50 की गिनती में कौन नहीं शामिल? एम्प्लॉयज शामिल नहीं है। सर यहां पर कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर्स होंगे जो कि जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे। कौन से होंगे? जॉइंट शेयर होल्डर्स। सर ये जो हमारे पास जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, जॉइंट शेयर होल्डर्स, सर इनको हम कितना कंसीडर करें? वेरी गुड, जॉइंट शेयर होल्डर्स को कंसिडर्ड एक किया जाएगा। जरा समझ लेते हैं। 1 2 3 4 लोग, सही। ये 4 लोगों ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। सर कंपनी इन चारों को 1 यूनिट कंसीडर करती है। ये जॉइंट शेयर होल्डर एक्चुअली तो कंपनी के लिए तो एक मेंबर कंसीडर हो रहा है, कंपनी इनको 4 नहीं मानती, कंपनी इनको 1 मानती है। तो इसका मतलब जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम कितना कंसीडर करेंगे? 1। यहां देखते हैं हुआ ऐसा, ये कंपनी है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो हैं 42। कंपनी के मेंबर्स कितने हैं? 42। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं 4। कंपनी के जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं वो हैं 3 तरह से हैं। एक जॉइंट शेयर होल्डर ये वाले 3, एक ये वाले, एक ये वाले और एक ये वाले। मुझे ये बताएं, क्या सर ये प्राइवेट कंपनी कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी? या प्राइवेट कंपनी की लिमिट से ये बाहर निकल गए? लिमिट के अंदर है या बाहर है? अंदर है। कैसे पता लगा? टोटल कितने मेंबर्स हैं इस कंपनी के? कैसे पता लगा? ये नहीं शामिल किए हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय शामिल 42, ये 43, 44, 45, 46 है ना। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम लिमिट से बाहर नहीं हुए हैं। लिख लें अपने पास। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होंगे हमारे पास? 2 और मैक्सिमम 50। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अभी एसएमसी की बात नहीं करेगा, जैसी के अंदर बताऊंगा ना। अभी तो प्राइवेट नहीं खत्म हुआ। अब दूसरी बात लिखें, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी प्राइवेट कंपनी के अंदर दूसरी बात है, restrict right to transfer of shares. Restrict right to transfer of shares. जरा इसके बारे में समझते हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा पहली बात तो ये सर, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन 2 किस्म के वर्ड्स हैं। लॉ के अंदर आपको इन दोनों वर्ड्स का पता होना जरूरी है। जाके कहां लिखेंगे? ग्लॉसरी में। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं।
रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको मना किया हुआ है, लेकिन आप अगर परमिशन आपको मिल गई, अगर आपको लाइसेंस मिल गया या आपको अप्रूवल मिल गई तो आप वो काम कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन मतलब ऐसे आपको मना है, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो अलाउ है। हाँ या ना? एरोप्लेन के अंदर बैठना वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टिकट है बैठ, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। तो सर प्रो रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड समझ आया? वैसे आपको अलाउ, लेकिन अलाउ कब होगा? जब आपके ऊपर कोई लाइसेंस होगा, आपको अप्रूवल मिली भी होगी, एसईसीपी से परमिशन मिली भी होगी, तो वो ही रिस्ट्रिक्टेड काम आपके लिए अलाउ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन समझ आता है? वर्ड सुनो अगला। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना होना, सख्ती से, अलाउ ही नहीं है। आपको पता ना, इस्लाम में शराब पीना सख्ती से मना। ऐसा नहीं बोला रिस्ट्रिक्टेड, बोला जब बहुत दिल चाहे ना एक, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? करना ही नहीं है काम, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड है। तो प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है कि सर जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मना मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है अब उसके आगे। अब समझाता हूं। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास लाइसेंस है, परमिशन है तो अलाउ है, और प्रोहिबिशन का मतलब अलाउ ही नहीं, अलाउ ही नहीं। समझते हैं? एक लाइन लिखवाई मैंने प्राइवेट कंपनी में, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर ऑफ, ये 0343 और 4 नंबर का कोड, ये कैसे हो सकता है? आगे पूछे तो बताइए। अस्सलामुअलैकुम, हम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन की जानिब से ये हरकतें हो रही हैं। 14 साल की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन हेल्पलाइन के बारे में कॉल कर रहे हैं। चंद मुख्तसर सवालात हैं। ये कॉल मुफ्त है और चंद मिनट लेगी। ये सर्वे सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन हेल्पलाइन को बेहतर बनाने में मदद देगा। मयार बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड भी की जाएगी। ये कॉल राजदाराना है और आपकी मर्जी से राजदाराना है। आपके जवाब महफूज रहेंगे। तो सब सुन रहे हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेने की इजाजत देते हैं और क्या आप रिकॉर्डिंग की इजाजत देते हैं? अगर दोनों के लिए हाँ है तो 1 दबाएं। अगर आप कॉल खत्म करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। नहीं तो दोबारा वो वाला सुनना ऑप्शन नहीं चाहते है हैं तो 0 दबाएं। कि रिकॉर्डिंग ना हो, कुछ भी ना हो, कट कर देते हैं यार फिर। ये नया सेटअप है मार्केटिंग का। क्या है ये? बोले राज भी रखना है, अभी लीक हो जाए ये वाली ऑडियो तो फिर अपन तो कहाँ गरीब बेचारे फंस जाएंगे ना। अच्छा भाई, क्या बता रहा था? प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहा था। सही? प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी सर, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो इनके पास शेयर्स हैं ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब कर भी सकते हैं। कब? जब कर सकते हैं जब पहले अगर ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लें कि भाई मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना करते हैं तो फिर ये किसी और को बेच सकता है, वरना ये किसी और को बेच नहीं सकता। 42 में से एक मेंबर ऐसा है जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है। बोला भाई मेरे को एक कंपनी के शेयर्स नहीं रखने, मैं जा रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। तो ये ऐसे ही किसी अननोन Z पर्सन को पकड़ के नहीं बेच देगा। खैर Z मेरा कजन है, Z को बेच देते हैं।
पहले इसको किससे पूछना पड़ेगा? इन तमाम 41 मेंबर से पूछना पड़ेगा, और अगर उन लोगों ने मना किया तो फिर आप बेच सकते हैं। मना किया कि हमें नहीं खरीदने, और फिर इजाजत दे दी कि हाँ भाई अब तुम बेच दो, तो फिर आप बेच सकते हैं। अगर सबने प्रूफ कर दिया, एक ने मना कर दिया, तो मेजॉरिटी के साथ देंगे या मेंबर्स में मेजॉरिटी है, डायरेक्टर्स में। सही है भाई, सब अपना अपना बताएंगे ना भाई, हमें नहीं खरीदना। तो रिस्ट्रिक्शन यहां पे समझ आई क्या है? अब सर आपने एक वर्ड प्रोहिबिशन बताया, तीसरी भी जरा बात लिख लें। तीसरी बात क्या है? प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। कौन क्या स्टॉक मार्केट में नहीं बेच सकते? प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में होते ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं होते, पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं। और पब्लिक भी कौन सी? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं। अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं ताकि कोई अगला सवाल नहीं पूछ ले। क्या बोला मैंने? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कहाँ नहीं होते? स्टॉक मार्केट में नहीं होते। पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में होते हैं, और पब्लिक भी कौन से? लिस्टेड वाले के। एक्सीलेंट। अब यार आप अपने पास लिखे हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। प्रोहिबिशन ऑफ इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। सर क्या हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं? नो। सर क्या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं कि हम अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं? नहीं, प्रोहिबिटेड है, ये मना है प्राइवेट कंपनी को कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। तो सर ये शेयर्स किसको बेचते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स, दोस्त, यार, ऐसा सारा हल्का बाप इन्हीं के बीच में होते हैं। अरे बस समझ। प्रोहिबिशन ऑफ इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। हाँ वेरी गुड। फिर तो ये प्रोस्पेक्टस भी नहीं बनाते होंगे। सवाल जानदार है, बिल्कुल सही है सर। इनको प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है? इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। वेरी गुड। अब थोड़ी थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है कंपनी के बारे में। अब इसको याद रखने के लिए ना 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला, लिमिटेशन कितनी है कंपनी के लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिटेशन 50 मैक्स। लिमिटेशन 50। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप किसी और को बेच। प्रोहिबिशन क्या है? जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। इसको याद रखने के लिए LRP लिख लें। LRP मींस लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको 3 वो याद हैं, निमोनिक्स, प्राइवेट कंपनी आपको याद रहेगा। पहली बात, प्राइवेट कंपनी में क्या लिखी है आपने? लिमिटेशन बताई गई ना कि मैक्स कितने होंगे, लिमिट कितनी है, दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन L, रिस्ट्रिक्शन R, प्रोहिबिशन P, LRP। बस ये तो बता। निमोनिक्स है याद करने के लिए। बात समझे या नहीं? आसान समझ आया कुछ या नहीं? रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि सर हमने आपके ऊपर क्या किया हुआ है?
एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप शेयर्स मार्केट में नहीं बेचोगे। पहले आप किससे पूछोगे? पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछेंगे। अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीदते नहीं हैं और वो एग्री करते हैं कि हाँ तुम इस बंदे को बेच दो, तो फिर उस बंदे को बेच सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब तक बाहर अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते जब तक आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ना पूछ लें। जैसे अगर किसी बंदे को हमने बेचना है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इसको नहीं बेच सकते, तो नहीं बेचो। ऐसा होता है? हाँ नहीं बेचो, मना कर सकते हाँ नहीं बेचो। क्यों मना करेंगे? हैं। सोचो ना, सोचें, आप 41 लोग हैं, आप सारे आपस के अपने लोग हैं, आपकी बनती है। आप किसी एक ऐसे बंदे को लेकर आ जाए जिनकी आप लोगों से बनती ही नहीं है, अब वो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप लोग मीटिंग करेंगे, वो बोलेगा ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे को इसकी शक्ल नहीं पसंद, मेरे को इसका किरदार नहीं पसंद। अबे तो सबके किरदार की ड्यूटियां ली हमने, तो इसी वजह से क्या बोला भाई अगर सब एग्री नहीं करते नहीं बेचना। सिंपल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना भाई, ये सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स हैं तो मिलके मीटिंग करेंगे तो कोई फैसला लेंगे। अगर किसी की आपस में बनती नहीं होगी तो फैसला नहीं हो सकता। समझे क्या? नहीं आसान, समझ आ रही बात? स्टार्ट कहां से किया था आज हमने? प्रोमोटर से। मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रोमोटर्स कौन होते हैं। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? वो बंदा जो कंपनी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स कंपनी का हिस्सा होता है, कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी को खरीद सकें, एक्वायर कर सकें। फिर मैंने आपको बताया सर एक चीज होती है कि कंपनी को पैसा आ जाएगा तो सबूत के तौर पे उन शेयर होल्डर्स के पास क्या आता है? शेयर सर्टिफिकेट आता है। सर जब ये शेयर सर्टिफिकेट आता है, सर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं, कितने के एक्वायर किए ये भी लिखा होता है। सर अब जब आपने एक्वायर किए वो शेयर सर्टिफिकेट, तो हो सकता है वो शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो जाए, हो सकता है वो शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू मार्केट में कम हो जाए। अगर उस शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल गेन। और अगर कम हो जाएगी उसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस। सर मेजॉरिटी शेयर्स की वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपए होती है। इसको हम क्या करते हैं? स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सारे के सारे प्री अप्रूव्ड शेयर्स होते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं ये ऑथराइज्ड शेयर्स हैं। यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था कि सर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किन के पैसों से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जिनके पैसे, जिन्होंने आपके पास पैसा लगाया है उन्हीं को हम पैसा क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। क्या हर बार आपको डिविडेंड मिलेगा? जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी रीजनिंग भी बताएंगे। कहां पे बताएंगे? जर्नल मीटिंग के अंदर बताएंगे। सर जर्नल मीटिंग के अंदर कौन आ रहा है? ऑब्वियस बात है शेयर होल्डर, ये भी इनके पास पावर्स हैं। सर क्या ये वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल वोटिंग कर सकते हैं। सर क्या ये शेयर्स को बेच सकते हैं? सर क्या ये गिफ्ट कर सकते हैं? सर ये क्या किसी को इनहेरिटेंस में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। समझ आ रही बात क्या नहीं? फिर मैंने आपको बताया मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? गाइडलाइन है जनरल पब्लिक के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किस चीज के? इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी के। और प्रोस्पेक्टस क्या है? इनविटेशन है जनरल पब्लिक को। याद हो रहा है? साथ साथ याद कर लीजिएगा इसको। ये अगर आपको साथ साथ याद हो गया, रिलैक्स हो जाएगी आपकी लाइफ। सुने, फिर मैंने आपको क्या बताया इसके बाद? प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी में आपको 3 बातें याद रखनी है: लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। लिमिटेशन क्या है? 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और इस 50 से ज्यादा में कौन शामिल नहीं है? एम्प्लॉय शामिल नहीं है। और किनको हम एक कंसीडर करते हैं? जॉइंट शेयर होल्डर्स को। फिर सर रिस्ट्रिक्शन क्या है?
कि आप पहले पूछोगे किससे, तमाम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और प्रोहिबिशन क्या है कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी किस्म की कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह। आई बात समझ? पक्की बात है, कोई मसला तो नहीं है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। कल मिलो इंशाल्लाह। टिल देन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या कल भी सी लॉ होगी? ये आज आपको शाम तक पता लग जाएगा। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि अभी सी लॉ ही पढ़ें, क्योंकि सी लॉ मेजॉरिटी दोनों का ही है, दोनों को एक चीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये जब तक आपकी बेसिक्स नहीं बना देता ना 3-4 क्लासों में, नींद नहीं आएगी मुझे ना आपको। अभी आप भी परेशान घूमेंगे, आपको दिल करेगा मैं सर मारूं दीवार में, 10,000 सवाल आ रहे हैं और ये बंदा अभी जवाब नहीं बता रहा। जवाब आते जाएंगे खुद तो बताता जाऊंगा। सही है भाई? चलो अल्लाह की मदद आप लोगों को।